वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़। और ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है। तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेलेक्चुअल इस्लाम की टीम की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। इंशाअल्लाह ताला आज जो हमारी डेली 10 PM की ब्रॉडकास्ट है, आज का जो मौजू है हमारा वो इस्लाम का रूलिंग सिस्टम जो कि खिलाफत का निज़ाम है, उसके हवाले से एपिसोड नंबर 8 है। और इससे पहले हम इसी सीरीज़ के अंदर मल्टीपल और टॉपिक्स देख चुके हैं, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे नज़र आ रहा होगा, तो खलीफा के हवाले से और मुआवनीन और वालियों के हवाले से। और अभी हम डिस्कशन जो है वो पिछली 3 एपिसोड से जो है वो हमने की कि 4 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत इंटरलिंक्ड हैं, बहुत यानी कि एक साथ चलते हैं। और वो था एक आर्मी, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और इंडस्ट्री। तो इसमें से पहले 3 जो है वो हम देख चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला जो इंडस्ट्री है, सनत है, उसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे रियासत खिलाफत जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडस्ट्री को जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, और वो कैसे जो है वो ग्रेटर जो गोल है खिलाफत का, जो एक एंड गोल है जो कि असल में इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, उसके अंदर जो है जिहाद का जो एक पूरा तरीकाकार है इस्लाम का, तो उसके अंदर कैसे वो हेल्प करती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इससे पहले कि मैं भाई को हैंड ओवर करूं, मैं बस यानी कि अगेन बताते हुए कि इंटेलेक्चुअल इस्लाम की जो जितनी भी वीडियोस हैं, आप जिनको पसंद करते हैं आप ज़रूर उनको लाइक करें, उन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के अंदर शेयर करें और उनको भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैनल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फेसबुक के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर तमाम जो हमारे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से है। तो इंशाल्लाह ताला इसको और मज़ीद जो है वो अगर बेहतरी की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं तो ये आपकी ही सपोर्ट से होगा। तो इसके साथ बस मैं भाई को जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि इंशाल्लाह ताला जो आज की जो टॉपिक है उसके ऊपर वो बाकायदा तौर पे आगाज़ करें। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह भाई ने एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन के अंदर के आज की इंशाल्लाह जो हमारी डिस्कशन है वो इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है इस्लामी रियासत का, इंशाल्लाह उसके गिर्द हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए जो देखने वाले हैं उनके इंटरेस्ट के लिए मैं ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसका एक्सप्लेन कर दूं कि जिस तरह पिछली 2-3 टॉक्स के अंदर भाई ने भी जिक्र किया, हम जिहाद का जो इंस्टीट्यूशन है इस्लामी रियासत का, उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हमने ये डिस्कशन रखी आपके सामने कि जो जिहाद को कैरी ऑन करना है, जिहाद को इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए इस्लामी रियासत के अंदर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मिलकर इस एक्टिविटी को, इस ऑब्जेक्टिव को, जो जिहाद का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं। और उनके हवाले से हमने डिस्कशन की फौज के हवाले से कि जो फौज का इदारा है उसको हमने देखा, जो इंटरनल सिक्योरिटी है जो कि इसी के साथ कनेक्टेड एक डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर हमने बात की। फिर गुज़श्ता टॉक के अंदर हमने डिस्कशन की जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है इस्लामी रियासत का,
उसके हवाले से हमने बात की और हमने देखा कि किस तरीके से वो डिफरेंट ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको कैटेगराइज करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और दूसरे ममालिक और इस्लामी रियासत के दरमियान एक चैनल का काम करता है। और इसी तरह जो चौथा डिपार्टमेंट जो कि जिहाद ही के साथ कनेक्टेड है और जिसके बगैर जो जिहाद की एक्टिविटी है, जो जिहाद के एक्शंस हैं और जो जिहाद को रियलाइज करना है वो मुमकिन नहीं हो सकता सही तरीके से, वो इंडस्ट्री है। अच्छा, ये एक चीज़ इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आगे तफसील से हम बात करेंगे कि ऑल्दो पिछली काफ़ी जो इकोनॉमी की टॉक्स हैं उसके अंदर आपने इंडस्ट्री के हवाले से जो इस्लाम के अहकामात हैं और जो इस्लामी रियासत की पॉलिसी है उसके ऊपर भी आपने सुना होगा, तो इंशाल्लाह हम उन तफसीलात के अंदर तो उस तरीके से नहीं जाएंगे। हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली इस हवाले से कि जो इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने का जो डिपार्टमेंट है इस्लामी रियासत का, वो बेसिकली क्या रोल प्ले करता है और वो किस तरीके से रियासत जो है उस डिपार्टमेंट के जरिए से एक ओवरऑल जो रेगुलेशन है उसको चलाती है और किस तरीके से वो डिपार्टमेंट जो है वो जिहाद के साथ एक सपोर्टिव रोल जो है वो प्ले करता है, जिसकी अहमियत का अंदाजा इंशाल्लाह आप इस डिस्कशन से जो आगे आएगी उससे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि बुनियादी तौर पे जब हम ये बात करते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो जिहाद के साथ लिंक्ड है, तो इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल बेस है एक मुल्क की, उसको खालिसतन इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर डेवलप नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको जंगी बुनियाद के ऊपर डेवलप होना चाहिए। जंगी बुनियाद के ऊपर डेवलप होने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे वो जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर चाहे तो वो तेल की इंडस्ट्री है, चाहे तो वो लोहे की फैक्ट्रीज और लोहे की इंडस्ट्री है, चाहे तो वो मेटलर्जी की बात हो रही है या वो केमिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है या वो किसी भी और डिपार्टमेंट की बात हो रही है, उसमें कम्युनिकेशन शामिल हैं, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम का इस बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनाइज होना और इस बुनियाद के ऊपर इस्टेब्लिश होना कि जब भी इस्लामी रियासत को जंग के लिए ज़रूरत पड़े तो ये इंडस्ट्री फुल पोटेंशियल के साथ उस जिहाद को मटीरियली सपोर्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे मतलब है जब हम ये कहते हैं कि एक मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको जंगी बुनियादों के ऊपर उस्तवार होना चाहिए या उसको जंगी बुनियादों के ऊपर इस्टेब्लिश होना चाहिए। और ये वो एलिमेंट है कि अगर एक मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो इस बुनियाद के ऊपर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अगर वो इस बुनियाद के ऊपर इस्टेब्लिश है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंडस्ट्री का उस मुल्क को ये कैपेबिलिटी दे देता है, ये उस मुल्क को वो इस काबिल बना देता है कि वो मुल्क एक जंग को बर्दाश्त कर सकता है और एक अच्छे अरसे तक, एक लंबे अरसे तक उसको कंटिन्यू करने की भी कैपेबिलिटी उसको दे देता है। तो ये इंडस्ट्रियल बेस जो एक मुल्क के अंदर इस्टेब्लिश होती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चूंकि इस्लामी रियासत का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि उसने पूरी दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है और उसने पूरी दुनिया को इस्लाम की अथॉरिटी के नीचे लेकर आना है, जिसके अंदर वो तमाम गैर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं या वो तमाम जो दारुल कुफर के इलाके हैं वो शामिल हैं, जिसके अंदर कुफार की अथॉरिटी मौजूद है। तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कि जहाँ पर जो दूसरे ममालिक हैं वो इस्लाम कबूल करने की या जिजिया देने की जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दें और उनको अपनी मिलिट्री माइट की बुनियाद के ऊपर या अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बुनियाद के ऊपर वो ये समझें कि वो इस काबिल हैं कि वो इस्लामी रियासत के साथ एक जंग मोल ले सकते हैं। तो उस सूरत के अंदर इस्लामी रियासत के लिए ये लाजिम है कि वो अपनी फिजिकल पावर को यूज करे, अपनी फौजी ताकत को इस्तेमाल करे उन ममालिक के ऊपर इस्लाम की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको हम जिहाद कहते हैं। अब इस जिहाद को सपोर्ट करने के लिए, जो कि एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के भेजने का जो मकसद है कि इस्लाम की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना,
उस इस्लाम की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए जहां जहां जिहाद की जरूरत पड़ेगी वहां वहां जंग को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जो कि उस जंग के अंदर, उस जिहाद के अंदर इस्तेमाल होने वाली हर जरूरत को पूरा कर सके। तो मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम ये कहते हैं कि जी एक मुल्क को जंग करने के लिए जंगी टेक्नोलॉजी चाहिए, जंगी आलात चाहिए, उसको एम्यूनिशन चाहिए, उसको हथियार चाहिए, और प्लस ये कि जो आबदोजें, टैंक, जहाज या दीगर असलहा जो कि वो इस्तेमाल करता है उसकी रिपेयर्स और उसके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है ताकि आप उसको आगे लेकर चल सकें, उसकी सर्विस जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो मुल्क खुद से इन तमाम चीजों को और इनसे मुंसलिक तमाम सर्विसेज को सोर्स कर सकता हो। क्योंकि मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह आज दुनिया के अंदर ये एक यानी कि सिचुएशन रियलिटी हमारे सामने मौजूद है कि जो कमजोर ममालिक हैं वो जो कि खुद से मिलिट्री प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस तरीके से नहीं करते और अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए वो इन्हिसार करते हैं दीगर ममालिक के ऊपर जो कि मिलिट्री इंडस्ट्री की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप जो है वो रखते हैं और वो उसी स्ट्रॉन्ग सेटअप से अपने लिए भी असलहा मैन्युफैक्चर करते हैं जो ये कमजोर ममालिक हैं। तो जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अगर GF-17 थंडर जो है वो चाइना के साथ मिलकर बनाता है, या इंडिया जो है वो अगर फ्रांस से सबमरीन जो है वो खरीदता है, या इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं वो अपने से बरतर टेक्नोलॉजी वाले जो ममालिक हैं उनसे जंगी साजो सामान और असलहा और जहाज और इस तरह की चीजें खरीदते हैं। F-16 मिसाल के तौर पर दुनिया में हर मुल्क नहीं बनाता, सिर्फ 2-3 जगह हैं जहां पे F-16 बनता है और बाकी तमाम ममालिक जो है वो वहां से खरीदते हैं। तो ये चीज उन ममालिक को डिपेंडेंट बना देती है अपने से बरतर टेक्नोलॉजी वाले ममालिक के ऊपर कि जहां पे जंगी हथियारों के लिए, जंगी टेक्नोलॉजी के लिए और प्लस उनके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए, और अगर उन चीजों को सर्विसेज की जरूरत है तो उनकी सर्विसेज के लिए वो ममालिक जो कि कमजोर ममालिक हैं वो अपने से बरतर जंगी टेक्नोलॉजी वाले ममालिक के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, या उन ममालिक के ऊपर जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और ये ममालिक जिनकी इकोनॉमीज वीक हैं तो ये इकोनॉमिक रीजंस की वजह से अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते तो ये उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब इस सूरत में ये जो छोटे ममालिक हैं ये अपने लिए ये मुमकिन ही नहीं समझते कि ये किसी जंग का हिस्सा बन सकें, या ये किसी जंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, या ये कोई जंग लड़ सकें। तो इस वजह से जो जंगी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी ना होना इन छोटे ममालिक को बड़े ममालिक के ऊपर डिपेंडेंट बना देती है, और जिसकी वजह से ये ममालिक मजबूर हो जाते हैं उन बड़े ममालिक के आगे घुटने टेकने के लिए, उनकी शराइत मानने के लिए, या उनके साथ ऐसे मुआहदात करने के लिए जो कि उन बड़े ममालिक की जो इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करते हैं, चाहे वो माशी इंटरेस्ट हो, चाहे वो सियासी इंटरेस्ट हो, या वो किसी भी तरह के इंटरेस्ट हो, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हो। तो इसलिए इस्लामी रियासत के लिए ये एक इंतहाई ज़रूरी मामला है कि जो इस्लामी रियासत है उसकी एक अपनी इंडस्ट्रियल बेस मौजूद हो जो कि खुद से सेल्फ सफिशिएंसी की बुनियाद के ऊपर ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि एक जंग की मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती हो, एक छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट से लेके बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट तक। और ये भी इस्लामी रियासत के लिए जायज़ नहीं है कि वो इस सेल्फ सफिशिएंसी को एक्वायर करने के बाद वो ये टेक्नोलॉजी या ये हथियार दूसरे ममालिक को सेल करना शुरू कर दे या देना शुरू कर दे। और उसकी भी रीजन यही है कि मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ को मुसलमानों के लिए अलाउ नहीं किया कि मुसलमान किसी दूसरे गैर इस्लामी मुल्क को इस तरीके से सपोर्ट करें जो उस गैर इस्लामी मुल्क को मुसलमानों के ऊपर एक बर्तरी देने के लिए हेल्प करे। तो
यकीनन जंगी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या ये जो हथियार हैं जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, जो मशीन्स जंग में इस्तेमाल होती हैं, ये यकीनन एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे एसेट्स हैं जो कि किसी भी मुल्क को मजबूत करते हैं और इस हद तक भी मजबूत कर सकते हैं कि वो उल्टा आपके साथ ही जंग लेने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए ये जायज़ नहीं है इस्लामी रियासत के लिए कि इस्लामी रियासत अपनी फौजी टेक्नोलॉजी और वो तमाम के तमाम असलहा और वो जंगी आलात जो कि वो मैन्युफैक्चर करेगी, वो दूसरे ममालिक को फराहम करे ताकि दूसरे ममालिक इस्लामी रियासत के मुकाबले में और इस्लाम के मुकाबले में मजबूत ना हो। तो ये वो इंडस्ट्रियल विजन है, या ये वो इंडस्ट्रियल बेस है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामी रियासत के अंदर इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि इस मकसद को, जो कि जिहाद के ज़रिए से पूरी दुनिया तक इस्लाम के पैगाम को लेकर जाने का मकसद है, जो कि इस्लाम ने मुसलमानों को दिया है, इस मकसद को एक ज़बरदस्त तरीके से पूरा किया जा सके और कोई भी गैर इस्लामी मुल्क इस मकसद के रास्ते में एक डिपेंडेंसी के तौर के ऊपर एक रुकावट बन के ना खड़ा हो जाए। तो ऐसा ना हो कि अगर आपको जिहाद की ज़रूरत है और उसके लिए आपको जंगी फिजाई जहाज चाहिए, लड़ाका जहाज चाहिए, F-16 चाहिए मिसाल के तौर पे, तो आप ये कहें कि जी चूंकि F-16 तो सिर्फ लॉकहीड मार्टिन बनाती है तो इसके अलावा तो कहीं से ले नहीं सकते, तो जी अब तो ये तो बड़ा मसला है, हम तो इसका मतलब है कि जिहाद नहीं कर सकते। ये इस्लामी रियासत के लिए जायज़ है कि वो वही टेक्नोलॉजी या उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी अगर हो सकती है उसको इन हाउस करे और उस टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर वो खुद से मैन्युफैक्चर करें। और इसी चीज को आगे फिर लेकर जाते हुए कि इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ वो चीजें नहीं आती जो कि जंग के अंदर सपोर्ट करने वाली हैं। इसके अलावा जिस तरह गाड़ियां हैं या कंप्यूटर हैं या मोबाइल फ़ोन हैं या और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं, आलात हैं, टीवी वगैरह, जो कि मतलब नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं और आम शहरी जो हैं उनके भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इंडस्ट्री के अंदर वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उसको ऑर्गेनाइज इस तरह से होना चाहिए कि ठीक है, नॉर्मल हालात के अंदर अगर वो जो मेटलर्जी की इंडस्ट्री है वो एक मेटल आउटपुट कर रही है जो कि इस्तेमाल हो सकती है कंस्ट्रक्शन के अंदर, गाड़ियों के अंदर या और इस तरह की चीज़ों के अंदर, लेकिन कल को जब फौरन से ज़रूरत इस चीज़ की पड़ती है कि टैंक मैन्युफैक्चर करने हैं और जहाज़ मैन्युफैक्चर करने हैं और बहरी जहाज़ बनाने हैं, तो वो अपनी इसी लोहे की जो आउटपुट है, जो मेटलर्जी की जो आउटपुट है, इसको राउट कर सके टुवर्ड्स दैट इंडस्ट्री और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद हो कि वो उसको राउट कर सके उस इंडस्ट्री की तरफ जिसके अंदर जहाज जो है वो बनते हैं और जिसके अंदर बहरी जहाज बनाए जा सकते हैं और जिसके अंदर वो तमाम असलाह मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं जिसकी जहाज के लिए ज़रूरत है। और उतनी कैपेसिटी मौजूद होनी चाहिए इस्लामी रियासत के पास कि वो उस फास्ट रिक्वायरमेंट पेस के ऊपर, उस अर्जेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर जो कि जहाज की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर फिर ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सके। तो इसका मतलब ये है, तो लाजमी तौर पर बिल्कुल ऐसा ही है कि इस्लामी रियासत के अंदर जंगी आलात और चीज़ों के अलावा भी जो अशिया हैं वो प्रोड्यूस होंगी, वो मैन्युफैक्चर होंगी जिनको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर इस्लामी रियासत ने जो इंडस्ट्री है उसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में ओनरशिप के हिसाब से डिवाइड किया है। एक जो है वो ऐसी है जिसको प्राइवेटली ओन किया जा सकता है, कोई फर्द भी उसको प्राइवेटली ओन कर सकता है या जो रियासत है वो भी उसकी मालिक जो है वो बन सकती है। और दूसरी जो टाइप है वो है जिसको प्राइवेटली ओन नहीं किया जा सकता और जो कि एक पब्लिक नेचर की चीज़ है, जिस तरह डैम है या जिस तरह बिजली घर है जिसकी आउटपुट से तमाम लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, रोड्स हैं जिस तरह से। तो इस तरीके से एक प्राइवेट ओनरशिप और एक पब्लिक ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम ने दिया है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर इस प्राइवेट ओनरशिप के अंदर ही इंडिविजुअल ओनरशिप और स्टेट ओनरशिप की कैटेगराइजेशन जो है वो हमें दलाइल के अंदर नजर आती है। तो इस तरीके से इस्लाम जो है वो ये इंश्योर करता है कि वो वाली इंडस्ट्री जो कि एक पब्लिक यूज की इंडस्ट्री है जिसकी आउटपुट से तमाम अवाम जो है वो मिलकर फायदा उठाते हैं
जिस तरह तेल है या गैस है या लोहे की सनत है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो इंडिविजुअल ओनरशिप में ना जाए, जिस तरीके से कैपिटलिज्म के अंदर एक फर्द जो है वो इन तमाम वसाइल का मालिक बन के लोगों का खून जो है वो निचोड़ सकता है, जिस तरह IPPs का मामला भी हमारे सामने है। तो इस्लाम इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, और इसके मुकाबले में वो इंडस्ट्री जिसकी जो आउटपुट है वो एक इंडिविजुअल इस्तेमाल की चीज़ हो सकती है, जिस तरह टीवी है या मोबाइल फ़ोन है या घड़ी है या कोई टेबल है या इस तरह की चीज़। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है उसकी ओनरशिप इस्लाम ने अलाउ की है। फिर इसी तरह इसके अंदर वो वाली इंडस्ट्री भी हमारे सामने मौजूद है जो कि जिसको हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है, और जिसके अंदर एक खतीर रकम की ज़रूरत होती है सरमायाकारी के लिए, और जो कि शायद एक आम शख्स जो है वो नहीं कर सकता। तो ये दो इंडस्ट्रीज हैं, एक हैवी इंडस्ट्री है और एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। ये दोनों वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि स्टेट जिनको डायरेक्टली मैनेज करेगी, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सिर्फ रियासत ही के पास मुमकिन है कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर सके। और जो हैवी इंडस्ट्री है ये वो इंडस्ट्री है जिससे आगे जनरली वो वाली मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं जो कि आगे मशीनरी डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है और इंडस्ट्री को फर्दर ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे फिर एंड प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं। तो जो हैवी इंडस्ट्री है रियासत उसको इस्टेब्लिश करेगी ताकि प्रोडक्ट्स को और आम यूटिलिटी की चीज़ों को बनाने वाली जो मशीनरी है उसको भी खुद मैन्युफैक्चर किया जा सके, बजाय इसके कि एक फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए बैरून मुल्क से जो पार्ट्स हैं या जो बैरून मुल्क से जो इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री के एलिमेंट्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाए या किसी और मुल्क से ख़रीदा जाए। तो ये भी ज़रूरी है इस्लामी रियासत के लिए कि अगर उसने जहाज़ बनाने हैं, टैंक बनाने हैं और उसने एक सेल्फ रिलायंस की मिलिट्री इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मशीन्स जो कि इन मशीन्स को बनाती हैं, जो हैवी इंडस्ट्री है, उसको भी खुद से इस्टेब्लिश किया जाए और उसकी भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस जो हैं वो इस्लामी रियासत के अंदर बज़ाते खुद मौजूद हों। तो ये एक प्रोसेस है जो कि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेकर जाता है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और इंडस्ट्री की रिलायंस के एंगल से। फिर ये एक अहम पॉइंट है जो कि आज हमें नजर आता है कि जनरली जो छोटे ममालिक हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्हिसार करते हैं। तो हमें ये नजर आता है कि जब भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है किसी भी छोटे मुल्क ने, तो या अपने ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें इजाफा करना होता है, तो उसके लिए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट किया जाता है, या लोन्स की शक्ल में या ग्रांट्स की शक्ल में जो बैरून मुल्क से जो पैसा है उसको लाया जाता है। CPEC जो है वो उसकी एक एग्जांपल है कि किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर लोन बेस्ड इन्वेस्टमेंट की और सारा एक जो प्रोजेक्ट था वो वहाँ से फंड हुआ। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारी सरमायादाराना निज़ाम के मौजूदा सेटअप के अंदर कि जिसके अंदर बाहर से जो मजबूत इन्वेस्टमेंट वाले ममालिक हैं वो जब इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर ये पैसा लेकर आते हैं छोटे ममालिक के अंदर, तो वो ये मुफ्त में नहीं लेकर आते। उसके साथ या तो सख्त शराइत जो हैं वो शामिल होती हैं, या वो कर्जे की शक्ल में होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट के पेबैक्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, या वो इसके रिजल्ट में कुछ ऐसी मराहत और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो डिमांड करते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, या इन दोनों तीनों कंडीशन में से मल्टीपल चीजें जो है वो भी इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो इन वजूहात की बिना के ऊपर जो छोटे ममालिक हैं वो इन बड़े ममालिक के आगे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए या डेवलपमेंट के लिए, और उस पैसे की वजह से जो पैसा बाहर से उनको मिलता है वो मजबूर हो जाते हैं उन शराइत को मानने के लिए जो
वो देने वाला जो मुल्क है वो उनके ऊपर आयद करता है। और वो इस तरह की शराइत होती हैं जो कि आगे लॉन्गर रन में चल के उस मुल्क को, उस बड़े जो लोन देने वाला जो मुल्क है या इन्वेस्टमेंट करने वाला जो मुल्क है, उसके आगे कमजोर कर देती हैं। और फिर ये डिस्कशन खत्म हो जाती है कि जी उस मुल्क से तो आप लड़ाई कर ही नहीं सकते, उस मुल्क के साथ तो आप टक्कर ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ और हम कहाँ, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम तो उनका खाते हैं। और ये सारे आर्गुमेंट्स फिर लोगों को दिए जाते हैं, अवाम के सामने रखे जाते हैं, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि जी उस मुल्क के साथ तो ये बात मामला हो ही नहीं सकता कि उसको आंखें दिखाई जाएं या उसके ऊपर कुछ इम्पोज किया जाए, लेट अलोन कि आप इस्लाम को लेकर जाकर जिहाद करने की बात करें। तो इसलिए ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि ये पूरी इंडस्ट्रियल बेस जिसकी हमने पीछे बात की या ये पूरा इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है जिसकी हमने बात की, जो कि जिहाद के साथ कनेक्टेड स्ट्रक्चर है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरनली की जाए और बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर इस्लामी रियासत जो है वो इन्हिसार ना करे। ये वो पॉलिसी है जो कि इस्लाम की पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट की। तो इसलिए इंशाल्लाह इस्लामी रियासत जो है वो अपने जो महसूलात हैं, जो उसके अपने रेवेन्यूज हैं, अपनी जो फंडिंग है जो वो इंटरनली जनरेट करेगी, इसकी बुनियाद के ऊपर वो इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करेगी ताकि जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, उससे छुटकारा पाया जा सके, जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जा सके और ये एक ऑर्गेनिक यानी ग्रोथ के ज़रिए से, एक इन हाउस पूरे प्रोजेक्ट के ज़रिए से, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाएगा और फिर इंशाल्लाह यही वो इंडस्ट्री होगी जो कि ग्रो करेगी और फिर जो जंगी बुनियादों के ऊपर इसको इस्तेमाल करके जहाद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये एक अहम डिस्कशन है जो कि मैं समझता हूँ कि आज अगर हम देखें तो हमारी जो मौजूदा रियलिटी है, यकीनन उसके अंदर मजबूत इस्लामी ममालिक मौजूद हैं फौजी एतबार से भी और शायद रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के एतबार से भी, लेकिन ये कहना वाकई में शायद दुरुस्त ना हो कि कोई भी ऐसा इस्लामी मुल्क जिसके अंदर हम ये कहें कि ये तमाम फौजी टेक्नोलॉजी मौजूद है और तमाम सेल्फ सफिशिएंसी की जो पॉलिसी है वो मौजूद है, ये आज एग्जिस्ट नहीं करता। और यकीनन इस चीज़ को अचीव करने के लिए अगर इंशाल्लाह जो इस्लामी रियासत जहाँ पर भी इंशाल्लाह कायम होगी, वो इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि आप इस सेल्फ सफिशिएंसी के टारगेट को अचीव कर सकें और एक ऐसी सेल्फ डिपेंडेंट इंडस्ट्रियल ग्राउंड बना सकें जो कि फुली मिलिट्री सपोर्टेड हो, जो कि फुली जो जिहाद है उसको सपोर्ट कर सकती हो और मिलिट्री एक्टिविटीज जो हैं उनको सोर्स कर सकती हो। उस चीज़ के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ रिसर्च की ज़रूरत है और वो रिसर्च सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया के ममालिक के साथ एट पार आ जाएं टेक्नोलॉजी में। तो जी जहाँ तक अमेरिका की टेक्नोलॉजी है हम भी वहाँ तक पहुँच जाएं, या जहाँ तक रशिया की टेक्नोलॉजी है हम भी वहाँ तक पहुँच जाएं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड। रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने यानी मुसलमानों ने इस्लामी रियासत की जो अफवाज हैं उनको टेक्नोलॉजिकली उन ममालिक से भी सुपीरियर करना है जो कि इस टाइम पे दुनिया के नंबर 1 ममालिक हैं मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एतबार से या मिलिट्री हथियारों के एतबार से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टारगेट है वो ये नहीं है कि हमने अमेरिका के लेवल के ऊपर लेकर आना है अपनी फौज को, या हमने रूस की फौज के लेवल के ऊपर लेकर आना है, बल्कि टारगेट ये है कि हमने इससे भी आगे लेकर जाना है, हमने उस लेवल से भी आगे जाना है टेक्नोलॉजी के लेवल से, जो कि इस टाइम पे दुनिया की लीडिंग नेशंस का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक लेवल है जिसको वो पूरी दुनिया के सामने शो केस करती हैं। और जो हुक्म है कुरान में, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी सूरह अनफाल में फरमाया है कि अपने आप को तैयार रखो, अपने घोड़ों को तैयार रखो ताकि दुश्मन पर रोब पड़े। तो ये जो रोब है ये यकीनन तभी एक जबरदस्त तरीके से पड़ सकता है कि जब मुस्लिम अफवाज का जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो लेवल होगा, इंडस्ट्री के अंदर जो लेवल होगा, जो उनके हथियारों की सुपीरियरिटी होगी, जो उनकी स्ट्रेटजीज और जो उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी होगी, उसकी जो एडवांसमेंट का लेवल होगा वो कुफार से ज्यादा होगा। तो यकीनन ये वो लेवल होगा कि जिसकी वजह से जो कुफार हैं वो ना सिर्फ ये कि इस चीज के बारे में
सोचेंगे भी नहीं कि वो मुसलमानों के साथ लड़ाई करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आज जो थिंकिंग मुस्लिम वर्ल्ड को दी जाती है कि जी वो चूंकि टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं तो उनसे तो लड़ाई नहीं हो सकती, तो उस टाइम पे ये थिंकिंग जो है वो कुफार के अंदर मौजूद होगी कि जी चूंकि मुसलमान टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं तो उनसे लड़ाई नहीं हो सकती। और ये चीज़ ज़रूरी है कि मुसलमान जो है वो एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी वाकई में एक्वायर करें और हासिल करें। जिस तरह कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए हमें नजर आता है कि जो मुस्लिम हुक्मरान थे उन्होंने बहुत अरसा वो इसकी कोशिश करते रहे और आखिर में आके बाकायदा वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई और वो टेक्नोलॉजी एक्वायर की गई जिसने उन मोटी दीवारों को, जो कुस्तुनतुनिया की जो दीवारें थी उनको गिराया, जो कि आज से पहले किसी के पास ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी कि वो उन दीवारों को तोड़ सके। तो वो जितनी बड़ी तोपें जो बनाई गई इस मकसद के लिए और उन तोपों को ऑन पर्पस बनवाया गया, उन तोपों को ऑन पर्पस डेवलप करवाया गया, उस टेक्नोलॉजी को जो उस टाइम की सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी जो कि और किसी के पास मौजूद नहीं थी, उस टेक्नोलॉजी को ऑन डिमांड डेवलप करवाया गया सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर एज मौजूद हो जो कि कुस्तुनतुनिया का जो डिफेंस है उसको तोड़ सके। तो बिल्कुल यही बात है जो कि इंशाल्लाह आज के बाद जो आने वाली जो खिलाफत होगी उसके अंदर होगी कि वो टेक्नोलॉजी ऑन पर्पस डेवलप की जाएगी, जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके जो कुफार हैं वो वाकई में ये जान सकें कि जो मुसलमानों की मिलिट्री माइट है और जो मुसलमानों की मिलिट्री एडवांसमेंट्स हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। और यकीनन इस चीज़ के लिए उस रिसर्च की ज़रूरत है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होगी, इसके लिए जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस्लामी रियासत जो है वो इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जो रिसर्च है उसको इनकरेज करने के लिए जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनको ना सिर्फ अलाउ करेगी कि इंडिविजुअल्स हैं वो जहाँ चाहें अपनी लेबॉर्ट्रीज जो है वो बना सकते हैं ताकि वो उसमें रिसर्च कर सकें, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस रिसर्च को इनकरेज किया जाएगा, बल्कि इस्लामी रियासत जो है वो खुद भी लोगों को अनेबल करेगी लेबॉर्ट्रीज वगैरह बना के और उसके अंदर लोगों की हेल्प करके कि लोग जो है वो ओपनली हर बंदा जो है वो जो भी रिसर्च कंडक्ट करना चाहे वो रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। ऑफ कोर्स इसके अंदर अगर कोई इस तरह की रिसर्च है जो कि शायद एक इंडिविजुअल के पास होना खतरनाक है, जैसे न्यूक्लियर साइंसेस से रिलेटेड रिसर्च है, तो वो रिसर्च है जो कि शायद इंडिविजुअल की कैपेसिटी में तो नहीं हो सकती, उसको रियासत जो है वो मैनेज करेगी डायरेक्टली ताकि उसको एक सेफ अंदाज में किया जा सके। तो ये बेसिकली वो एक डिस्कशन है जो कि इंडस्ट्री की डिस्कशन है कि किस तरीके से हम ये बात करें कि इस्लामी रियासत की जो इंडस्ट्री है वो जिहाद को सपोर्ट करेगी और वो एक सेल्फ सफिशिएंसी की जो बुनियाद है उस बुनियाद के ऊपर वो डेवलप होगी, और ये वो इंडस्ट्री होगी जो कि इंशाल्लाह इस काबिल होगी कि ना सिर्फ मुसलमान जो हैं वो इसकी बुनियाद के ऊपर जंग को सोर्स कर सकते हैं, बल्कि वो एक मजबूत इकोनॉमी की बुनियाद के ऊपर खड़ी होने वाली एक मजबूत इंडस्ट्री की वजह से एक लंबे अरसे तक जंग को सस्टेन करने की सलाहियत भी रख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एज है इंशाल्लाह आने वाली इस्लामी रियासत के पास, जो कि इंशाल्लाह उसको जिहाद करने की एक ज़बरदस्त कैपेबिलिटी देगा, और इंशाल्लाह ये वो कैपेबिलिटी होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामी रियासत जो है वो इस्लाम का जो पैगाम है उसको पूरी दुनिया तक लेकर जाएगी, और इंशाल्लाह इस्लाम की जो अथॉरिटी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को पूरा करते हुए उस अथॉरिटी को इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक इस्टेब्लिश किया जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर इस्टेब्लिश किया जाएगा। मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आमतौर पे इस डिस्कशन के साथ आते हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी एड्रेस कर दूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम वेपन्स की बात कर रहे हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो ये एक सवाल जहन में आ सकता है कि क्या इंडिविजुअल्स जो हैं वो वेपनरी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्री अगर हम वॉर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से दलाइल मिलते हैं कि जिस तरह सहाबा जो थे वो तलवारें मैन्युफैक्चर किया करते थे, तो इन ओरिजिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक शख्स उसको ओन कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद बेसिकली फैक्ट्री है किसी भी चीज़ की जिसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर होती है, तो इन ओरिजिन तो एक शख्स जो है वो फैक्ट्री जो है वो ओन कर सकता है या हथियार जो है वो ओन कर सकता है, लेकिन
अगर मैं सिर्फ इस प्रिंसिपल की बात करूं कि प्रिंसिपली जो फैक्ट्री है उसके ऊपर वो रूल अप्लाई होता है जो कि उससे निकलने वाली प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है ओनरशिप के एतबार से। तो अगर एक फैक्ट्री जो है वो ऑयल की फैक्ट्री है या ऑयल की रिफाइनरी है, तो ऑयल चूंकि मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी के एंगल से आता है, तो इस वजह से उस रिफाइनरी के ऊपर भी पब्लिक प्रॉपर्टी का रूल अप्लाई होगा, तो इंडिविजुअल शायद वो ओन नहीं कर सकता। या इसी तरह अगर कोयले की से रिलेटेड फैक्ट्री है या अगर आयरन से रिलेटेड फैक्ट्री है, तो ये चूंकि पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक नेचर की है, पब्लिक प्रॉपर्टी की नेचर की है, तो इसलिए इनके ऊपर भी वही रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर एक फैक्ट्री है जो कि लेट्स से कपड़े की फैक्ट्री है या जो गन्स बनाने की फैक्ट्री है या जो अगर लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री है, तो इस तरह की जो चीज है कम्युनिकेशन के आलात बनाने की फैक्ट्री है, ये चूंकि एक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल ओन कर सकता है, तो इसलिए इस तरह की जो फैक्ट्रीज है वो भी इंडिविजुअल ओन कर सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह जो एक इंडिविजुअल है वो बना सकता है, यानी ऐसी फैक्ट्री ओन कर सकता है कि जिसके अंदर वो अगर गन्स बनाना चाहे तो गन बना ले, या कोई और इस तरह की जो हथियार से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो अगर वो बना सकता है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि इस चीज़ को सामने रखते हुए कि जो उसकी जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल किस नेचर का है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जो है वो अगर जहाज बनाने की फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो उस जहाज का इस्तेमाल सिर्फ जो अफवाज हैं उनके पास है, या जो रियासत है सिर्फ उसने इस्तेमाल करना है जंगी जहाज़ों का। इंडिविजुअल्स जो है वो जंगी जहाज इस्तेमाल नहीं करते, तो शायद उस सूरत में एक शख्स जो है उसको शायद ये ना करने दिया जाए और वो जो फैक्ट्री है वो रियासत जो है वो खुद इस्टेब्लिश करेगी या उसको खुद मैनेज करेगी। लेकिन जो इस तरह के हथियार है, फॉर एग्जांपल अगर गन जो है वो एक इंडिविजुअल शख्स रख सकता है, तो बिल्कुल वो किया जा सकता है और रियासत जो है खुद भी ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये इस तरह से है। फिर इसी तरह एक ये डिस्कशन के आज जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि इकोनॉमी चूंकि वॉर ओरिएंटेड तो नहीं है, क्योंकि जो मगरबी ताकतें हैं उन्होंने अव्वल तो मुसलमानों की जो इकोनॉमीज है उनको बिल्ड ही नहीं होने दिया, और अगर वो उन्होंने बिल्ड होने की कोशिश भी की तो उनको ऐसे सूदी कर्जों में और ऐसे कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ जगड़ लिया उनको कि वो बिल्कुल ही बैठ गई। तो अगर आज मुसलमानों की जो इकोनॉमीज हैं वो वॉर ओरिएंटेड नहीं है, और मुसलमानों को हमेशा ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जी देखें आपने सिर्फ उतना असलहा अपने पास रखना है जो कि आपके दिफा के लिए जरूरी हो, तो आप डिफेंसिव स्ट्रेटजी के ऊपर चलें, जिस वजह से मिनिस्ट्री का नाम भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रखा जाता है। तो ये क्यों कैसे मुमकिन है कि इस्लामी रियासत कायम हो और वो जो है वो जंग और जिहाद कर सके? तो बिल्कुल जी ये जरूरी है चूंकि इस्लामी रियासत के लिए कि उसने इंडस्ट्री वॉर बेसिस पे डेवलप करनी है, यानी जंगी सपोर्ट की बेसिस पे डेवलप करनी है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री नहीं है तो फिर इस्लामी रियासत जो है वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी जिन पॉलिसीज के जरिए से वो इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सके और फिर इवेंचुअली जंग के अंदर उनको इस्तेमाल कर सके। तो डेफिनेटली एक खास एक लिमिटेड अमाउंट की वॉर कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली हर मुल्क के पास मौजूद होती है, लेकिन जब हम एक लंबी जंग की बात कर रहे हैं या हम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद जो सरमायादाराना निज़ाम है अगर हम उसके खिलाफ एक नजरियाती जंग की बात कर रहे हैं जो कि एक जहाद की सूरत इख्तियार कर सकती है, तो डेफिनेटली ये जरूरी है कि एक लंबी सस्टेनेबल वॉर के लिए इंडस्ट्रियल बेस जो उसको रेडी किया जाए। तो डेफिनेटली ये ओवरनाइट नहीं होता। इस्लामी रियासत जब आएगी और इस्लाम के वो अहकामात और इस्लाम की वो पॉलिसियाँ जो कि मईशत से मुतालिक हैं और जो कि इस्लाम के अहकामात जो कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर तफसील से इकोनॉमिक सिस्टम से मुतालिक तफसील से इस्लाम ने दिए हैं उनको नाफिज करेगी। तो इंशाल्लाह ये वो अहकामात हैं जो कि इस इंडस्ट्री को उन लाइंस के ऊपर डेवलप करना शुरू कर देंगे जो कि एक मिलिट्री बुनियाद के ऊपर इस्टेब्लिश होगी, और फिर ही इंशाल्लाह ये मुमकिन होगा कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो उसमें से निकल आए जो कि एक यानी कि इस बुनियाद के ऊपर सवार हो जो कि एक फुल फ्लेज जो वॉर्स हैं उनको फाइनेंस कर सके, उनको फंड कर सके और उनको सोर्स कर सके अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे।
तो ये फिर एक और क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड शायद लोगों के ज़हन में आ सकता है, वो ये कि देखें जी, जो जंग है वो तो मुल्कों को और मईशतों को तबाह कर देती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जो जंग है उसको इकोनॉमी से सपोर्ट कर सकें इस तरीके से कि जी इकोनॉमी जो है वो उसके साथ लिंक्ड है या उससे बिल्ड होने की बात अगर की जा रही है, तो उसमें डेफिनेटली ये बिल्कुल हो सकता है कि जो जंग है वो इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करे इंस्टेड ऑफ कि उसको सपोर्ट करे। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि जो जंग है उससे होने वाली जो डिस्ट्रक्शन है या जो तबाही है वो कितनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक मुल्क के अपने ऊपर अगर जो जंग है वो मुसल्लत होती है, तो डेफिनेटली उसकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है और उसको नुकसान पहुंचता है। और फिर ये एक मुल्क की आइडियोलॉजिकल जो पॉलिसी, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं, उसकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसका जो विजन है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मुल्क कितना जल्दी रिकवर करता है। जिस तरह जर्मनी की एग्जांपल जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे सामने मौजूद है कि जब वो कुछ ही दहाइयों के बाद एक दूसरी जंग के लिए तैयार हो गया। तो इसलिए ये भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें नज़र आता है कि अगर जिस तरह इस्लामी रियासत ने अगर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का पैगाम लेकर जाना है, तो देर विल बी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ जिहाद जो कि इस्लामी रियासत के बाहर गैर इस्लामी जो ममालिक हैं उनके अंदर हो सकता है। और वो जंगें जो कि आपके मुल्क के बॉर्डर्स के बाहर होती हैं, उनको सोर्स करने के लिए आपके मुल्क की जो इंटरनल जो इंडस्ट्री है जो कि आपके मुल्क के अंदर मौजूद है, ये वो इंडस्ट्री होती है जिसको फुल पेस के ऊपर फिर चलाने की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको बर्दाश्त कर सके। तो इसकी मिसाल जो है वो शायद ऐसे ही है कि अगर एक शख्स है जिसने एक पहाड़ चढ़ना है, तो वो शख्स कितना स्टीप पहाड़ कितनी जल्दी क्लाइम कर सकता है, ये उसकी फिटनेस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक शख्स जो है वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट नहीं है, बस एक एवरेज है, तो वो एक सर्टेन लेवल ऑफ पहाड़ या एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टीप चढ़ाई जो है उसको क्लाइम कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो ज्यादा फिजिकली फिट है, तो वो ज्यादा स्टीप चढ़ाई या ज्यादा बड़े पहाड़ के ऊपर भी चढ़ने की सलाहियत जो है वो फिजिकल कैपेबिलिटी रखता है। बिल्कुल उसी तरह अगर एक इंडस्ट्री जो है वो वॉर ओरिएंटेड नहीं है या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर शायद वो एक लंबी जंग जो है वो उसको सोर्स नहीं कर सकती या वो उसको बहुत ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री को डेवलप ही इस बुनियाद के ऊपर किया गया है कि जंग के अंदर मौजूद जितनी भी जरूरियात हैं, चाहे वो वेपन की हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, सोर्सिंग जिस चीज की भी चाहिए, वो उसके लिए रेडी है और उसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सके, जो भी फिजिकल मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। तो फिर इस मुल्क के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक बड़े पैमाने की जंग या एक लंबे अरसे तक चलने वाली जो जंग है उसको सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे एक इंडस्ट्री मौजूद है जो कि एक कंटिन्यूस सप्लाई लाइन, एक कंटिन्यूस सप्लाई चेन जो है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। तो इसलिए और जब वो इंडस्ट्री अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर चलना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसने एक जंग को सोर्स करना है, तो डेफिनेटली उस इंडस्ट्री के अंदर फिर जो एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक इमेंस अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो भी जनरेट होता है, जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा सरमाया भी उसके अंदर कंज्यूम होता है। तो ये बिल्कुल एक मुल्क के इकोनॉमी के साइज के ऊपर और उसकी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको एक फास्ट पेस के ऊपर चलाना शुरू कर देता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर लेता है इस जंग को सपोर्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, जब वो उसकी पेस मल्टीप्लाई होती है, तो ऑटोमेटिकली जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जनरेट होती है, जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो भी होते हैं। तो ये बिल्कुल एक जरूरी नहीं है कि जो वॉर है उससे इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय ही हो या इकोनॉमी डिस्ट्रॉय ही हो। जो इंडस्ट्री है वो डेवलप भी हो सकती है जंग के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए एक चैलेंज सामने आया जिसका उस टाइम तक कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन मौजूद नहीं था,
तो उस स्पेसिफिक चैलेंज के आने की वजह से वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर वो चैलेंज ना आता तो शायद वो टेक्नोलॉजी भी उस तरह डेवलप ना होती। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आज एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज सामने आता है जो कि मिलिट्री को सॉल्व करना जरूरी है, एक ऐसा प्रॉब्लम सामने आता है जो कि मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर एड्रेस करना जरूरी है, उसको सॉल्व करना जरूरी है, तो उसके लिए वो एफर्ट इन्वेस्ट की जाएगी और वो एनर्जी इन्वेस्ट की जाएगी रिसर्च के अंदर जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बाइस बन सके। तो इसी तरीके से वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और उसकी बेस के ऊपर एक इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होगी और उसकी बेस के ऊपर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी ताकि उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। तो इस वजह से ये जरूरी भी नहीं है कि जो जंग है उसके हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो, इट कैन आल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ये इंशाल्लाह जी जो मैं बस थोड़ा समराइज करता हूँ अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए कि जो इंडस्ट्री है इस्लामी रियासत के अंदर वो वॉर की बुनियाद के ऊपर होगी। इसका मतलब ये है कि वो एक सोर्सिंग की कैपेबिलिटी रखती हो जिहाद के लिए और जंग के लिए, और इसके लिए इस्लामी रियासत जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंसी की पॉलिसी के ऊपर चलेगी ताकि उसकी डिपेंडेंसी जो है वो बाकी ममालिक के ऊपर कम हो, और इसी वजह से कि बाकी ममालिक जो है वो इस्लाम के मुकाबले में मजबूत ना हो, वो बाकी ममालिक को ये टेक्नोलॉजी सप्लाई भी नहीं करेगी। और इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्लाम ने पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसके जरिए से इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें ऐसी इंडस्ट्री भी है जो कि इंडिविजुअल रन कर सकते हैं और ऐसी इंडस्ट्री भी है जो कि फिर स्टेट जो है उसको ऑर्गेनाइज करेगी। इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और इस तरह की जितनी इंडस्ट्री है, और इस तमाम इंडस्ट्रियल सेटअप को चलाने के लिए और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि मुसलमान इस वॉर इंडस्ट्री के अंदर कुफार जो हैं उनके साथ ना सिर्फ एट पार हो बल्कि उनसे आगे हों, इस्लामी रियासत जो है वो एक रिसर्च ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर डेवलप करेगी यूनिवर्सिटीज के अंदर और डिफरेंट इलाकों के अंदर, ताकि लोग इंडिविजुअली अपने प्राइवेट अपने पर्सनल लेवल के ऊपर भी रिसर्च कर सकें, इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी रिसर्च कर सकें, ताकि मुसलमान जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर और स्पेशली मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे हों। और इंशाल्लाह ये वो विजन होगा इस्लामी रियासत का वॉर बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप करने का, जो कि इस्लामी रियासत को इस काबिल बनाएगा कि वो पूरी दुनिया तक अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का जो पैगाम है उसको लेकर जाने के लिए जिहाद की जो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है वो रखे, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी हो कि जिसको देखकर वाकई जो कुफार हैं उनके दिल के अंदर अल्लाह के दीन का जो रोब है वो पैदा हो। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने मौजू देखा वो रियासत खिलाफत की जो सनत है वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी और वो किस तरह से जिहाद को जो 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 एक बिगर एफर्ट है जो कि असल में यानी कि मुसलमानों का जो मकसद है वो इस्लाम का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, तो वो जो असल में जो एक एफर्ट है जो कि मुसलमानों ने करनी है उसमें कैसे वो फिट इन होता है। तो जज़ाकल्लाह खैर। तो इस हवाले से कोई जिस तरह से भाई ने कुछ क्वेश्चन जो हैं जो कि हमें पहले आ चुके थे उनको आंसर करने की कोशिश की। अगर इसके अंदर मज़ीद कोई आपको कन्फ्यूजन्स हैं तो ज़रूर जो पब्लिक कमेंट्स हैं उसमें आप उसको मेंशन कर दें, और इसके अलावा कोई आपके जहन में कोई और क्वेश्चन इस मौजू के हवाले से आए तो वो भी ज़रूर जो है पब्लिक कमेंट्स में हमसे शेयर करें। आपके पिछले जो क्वेश्चंस थे इंटरनल सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट के हवाले से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आंसर कर दिए हैं। तो टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट हम कोशिश करते हैं कि जो आप व्यूअर्स जो हैं हमारे उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एज सून एज पॉसिबल जो है वो आंसर कर सकें। तो बाकी कोई कमी कोताही है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मज़ीद जो है वो इस्तिकामत दें और तौफीक दें ताकि हम और मज़ीद इस तरह का कंटेंट बना सकें। तो अगेन बस एक यानी कि दोबारा से दोहराते हुए कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों कॉलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, उनको कहें कि चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको टाइमली जो है इसकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो जज़ाकल्लाह खैर भाई का इंशाल्लाह ताला अब हम इसके साथ ख़त्म करेंगे आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम।